स्टैंड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, बात करेंगे कुछ अफसरान के हवाले से, उनकी तकरीरियों के हवाले से, फिर हम बात करेंगे पानी और बिजली की वजारत में क्या हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और स्टोरीज, लेकिन सबसे पहला मसला जिसने हुक्मरान तबके को सता कर रखा हुआ है और डिमांड्स की जाती हैं बहुत सारे हुक्मरानों के जो आसपास के लोग हैं उनसे कि उनके दिफा के अंदर सामने आया जाए, और वो मसला है पैनामा लीक्स का। लेकिन पैनामा लीक्स में नून लीग के दिफा में तकरीबन तमाम लोग नजर आते हैं। दानियाल अजीज साहब सबसे आगे, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि गवर्नर सिंध बन चुके हैं वो भी बहुत आगे, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, कौन सा नाम लें जो कि दिफा में नहीं आ रहा, सवाए एक नाम के। एक ऐसी शख्सियतें जो कि हम लोगों को मंजर आम पर नजर नहीं आती, हालांकि वो PMLN की अहम रहनुमा तस्वुर की जाती हैं। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ जमातों में रहीं और मुख्तलिफ जमातों की काफ़ी ज़्यादा स्टॉन्च फॉलोअर रहीं। कौन है उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है खावर घुमन साहब। खावर साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खावर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये पैनामा लीक्स के मसले में तकरीबन सारे ही रहनुमा हम लोगों को नजर आते हैं स्क्रीन पर। मरियम औरंगजेब साहिबा बड़ी बढ़ चढ़ कर सामने आती हैं, लेकिन कौन है ऐसी शख्सियत, ऐसी खातून बिलखुसूस जो कि अभी तक सामने नहीं आ रही मंजर आम पर और पैनामा लीक्स में PMLN का दिफा नहीं करें? एक तो जब से ये पनामा का इशू चल रहा है, वो हर रोज़ हमें भी लोग पूछते हैं कि जी एक तो पनामा अगले हफ्ते हियरिंग होने जा रही है, नहीं होने जा रही। वो अभी तक रिपोर्ट ये है कि जस्टिस अजमत शेख साहब की जो सेहत है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर वो सेहतमंद हो जाते हैं तो मिड ऑफ नेक्स्ट वीक हियरिंग शुरू हो जाएगी। आपका सवाल कि वो कौन से लोग हैं जो अच्छी पोजीशन में तो हैं नून लीग के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहे। बाकी तो सारे लोग आपने देखा है सुबह दोपहर शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जहां उनको मौका मिलता है हुकूमती फैमिली के दिफा में वो सबसे आगे हैं। मारवी मेमन साहबा का नाम आपने सुना होगा, सुना या देखा है, बड़ी एक्टिव है वो पॉलिटिकल वर्कर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इंटर्नशिप की। ISPR में कुछ अरसा वो रही, जनरल मुशर्रफ की वो एडवाइज़र रही, मीडिया एडवाइज़र, और पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो भी प्रोग्रामिंग होती थी उस हवाले से एडवाइस करती थी। उसके बाद हुआ ये कि ये PMLQ में आ गई। PMLQ में 2008 की में ये जो MNA बनी रिजर्व सीट के ऊपर, खवातीन के लिए रिजर्व सीट। उसके बाद 2011-12 में जब PMLQ ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो तब इन्होंने रिजाइन कर दिया। 2012 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। 2013 का इलेक्शन इन्होंने सिंध से अपनी आबाई सीट से लड़ा, लेकिन वो सीट हार गई। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उनको रिजर्व सीट पे दोबारा, अब 2013 से वो रिजर्व सीट पर हैं। शुरू में ये यूथ विंग प्रोग्राम की में रही एडवाइजर। आजकल ये जनाब आला ये हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन है। और जरा उनका ट्विटर हैंडल देख लिया जाए तो वो काफी एक्टिव भी हैं। यानी अगर उन्होंने एक्टिव होना होता पैनामा के दिफा में तो वो काफी एक्टिव हो सकती थी। उनकी अक्सर औकात तस्वीरें आती हैं वो गांव वालों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है वो इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि बिस्प के पास इस टाइम जो 115 अरब रुपए है, जो कि वो पूरे पाकिस्तान में 53 लाख फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ये। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है वो इस हिसाब से डिटर्मिन किया जाता है। सोहेल आप तो करते हैं एनर्जी और पावर सेक्टर, कि उसका पैसा कितना है उस मिनिस्ट्री के पास। तो ये 115 अरब रुपए है। और बिस्प की एक खसूसियत ये भी है कि इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और बाकी भी जो मालियाती इदारे हैं उनसे ये पैसे ले रहे होते हैं, और लिहाजा ये बड़ा ही लिक्विडेटिव प्राइस पोजीशन है। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं नजर आ रही है बिल्कुल सामने। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मारवी मेमन साहिबा का ये ख्याल है कि ये जो लोग आमने आजकल दलाल साहब, सॉरी दानियाल अजीज साहब हैं, तलाल चौधरी हैं, उसके अलावा आपने देखा ख्वाजा साद रफीक हैं, ये इनका एक पॉलिटिकल करियर है, या कह सकते हैं कि वो इनकी कुछ एसोसिएशन PMLN के साथ ज़रा डिफरेंट नेचर की है। ये अपने आप कहती है कि मैं एक सोबर खातून हूँ, मेरा करियर एक पॉलिटिकल करियर सोबर रहा है, लिहाजा मैं ऐसी किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। तो वो तो मरियम औरंगजेब साहिबा भी कभी इस तरह के मसलों के अंदर तो नहीं सामने आई, वो WWF के अंदर रही। जिस तरीके से मैं उनसे खुद मुलाकात हुई कराची के अंदर, वो भी ऐसे नहीं है। जन्म शरफ साहब के साथ रही, PMLQ में रही, अब N में आ गई। अब कल कलाम को आप दोबारा पार्टी चेंज करनी पड़े। आपको पता है ये थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी इनका रिश्ता रहा, और ये खबरें आ रही थी कि उनके किसी सीनियर पोजीशन पे जा रही हैं, ज्वाइन करने जा रही हैं, और जब नहीं आई तो उसके बाद फिर वो लिहाजा वो एक अपने लिए एक ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है कि बजाय इसके कि मैं सब मीडिया में आ जाऊं अपने हुकूमती फैमिली का दिफा करते हुए। आपको पता है जिस तरह दानियाल अजीज साहब जिस लेवल का वो आगे बढ़े हुए हैं
कल कलाम को किसी दूसरी पार्टी में जाने में बड़ी मुश्किल। लेकिन वो दूसरी पार्टी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, मुशर्रफ साहब को भी इसी तरीके से डिफेंड किया करते थे। लेकिन वो ये है कि उसके लिए आपको बहुत डीट होना पड़ता है। ठीक है, मारवी मेमन साहिबा, तो जिस तरह से खावर साहब कह रहे हैं वो तो लग रहा है कि जैसे पीटीआई के अंदर जाने के लिए भी पर तोल रही हैं। फिर क्या ये कहा जा सकता है? फिर पर तोल रही है, प्लान कर रही हैं। फ्यूचर में सब लोग देखते हैं जितने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आने वाले दिनों में किसको इक़्तिदार मिलना है, तो उसके इस तरफ जाने के लिए कुछ लोग पहले से प्लान तो जरूर करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जब घुमान साहब ने जो पॉइंट टेकअप किया है, उस तनाजुर में देखा जाए तो मारवी मेमन साहिबा मोस्ट अप्रोप्रिएट लेडी या एक पॉलिटिकल वर्कर हो सकती हैं मौजूदा हालात के अंदर। इसलिए कि आप जो मारवी मेमन साहिबा, मीडिया के साथ उनका पहले भी काफ़ी एक रहा है वर्किंग रिलेशनशिप, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया एडवाइज़र रहीं, तो मौजूदा तनाजुर के अंदर जब जिस हुकूमत के अंदर उनको वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला हुआ है, एक इतने बड़े प्रोग्राम को रन कर रही हैं, तो उस तनाजुर में जब मीडिया से बात करने की बात थी तो दानिया अल-अज़ीज़ साहब या तलाल चौधरी साहब के मुकाबले में उनको पहले फ्रंट पे आना चाहिए था बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। हमें तो ये सराहना चाहिए ना कि एक ऐसी शख्सियत जो कि इतने अहम ओहदे के ऊपर है, वो पॉलिटिकल गेमिंग के अंदर या गिमिक्री से ज्यादा वो अपने काम की तरफ तवज्जो दे रही है। उनके ट्विटर के ऊपर भी आज उनके काम की तस्वीर। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपने काम पे तवज्जो दे रही हो या नहीं दे रही, इससे हटके जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल बना हुआ है, अगर वहां से उन्हें अगर ऑर्डर किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि मारवी मेमन साहिबा वो पोजीशन लेने से इनकार करती जो दानिया अल-अज़ीज़ साहब ने तलाल चौधरी ने ली हुई है पनामा केस की इशू पर। मुझे लगता है कि जो मीडिया स्ट्रेटजी सेल है उन्होंने इस किस्से तक उनका रोल डिफरेंट रखा हुआ है। अगर वहां से इनको ऑर्डर होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां से जारी होने वाले ऑर्डर्स को वो डिफाई करते हैं। ठीक है, यानी अभी तक मरियम नवाज साहिबा का ऑर्डर मैं आपको बताता हूं कि परसों रात ही मेरे एक पीएमएलएन के सीनियर बंदे से बात हुई है। डायरेक्शंस बहुत सारे लोगों के लिए इशू हो रही होती हैं और बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि आप मीडिया पे जाएं और हमें डिफेंड करें, और बहुत बड़े सारे लोगों ने इनकार किया है। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर किया है कि ठीक है ये इशू है, लेकिन ये एक सर्टेन लेवल के ऊपर ये हुकूमती फैमिली का इशू है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई ऐसा रोल नहीं है जिसको हम जाके डिफेंड करें मीडिया के ऊपर। ठीक है, अब हसन हुसैन है, वो आपको पता है वो नॉन रेजिडेंट है, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये बताया हुआ है कि मैं तो एक दूसरे मुल्क या तीसरे मुल्क में रहता हूँ, मेरा तो यहाँ तो कारोबार ही नहीं करता। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास अभी तक एज ऑफ टुडे कोई पब्लिक ऑफिस वो होल्ड नहीं कर रही, लेकिन पब्लिक ऑफिस से कई ज्यादा वो काम कर रही है। सर जो ऐसे लोग कुछ अगर इनकार कर देते हैं, उन्हें डायरेक्टिव्स मिलते हैं कि आप ऐसा करें, डिफेंड करें, वो कहते हैं हम नहीं करते, अपनी मजदूरी का इजहार करते हैं, तो उसके कोई रिपरकशंस भी होंगे मुस्तकबिल में उनके ऊपर। देखिए एक तो वो लोग इनकार कर रहे हैं जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पक्की है, उनको ये पता है कि हम अपने इलाके से इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे चाहे जो मर्जी हो। बाकी जिस तरह मारवी मेमन साहब जैसे लोग हैं, वो साहिबा जैसे लोग हैं, उनका ये होता है कि दे ऑलवेज हैव दिस चांस कि जी कहीं ना कहीं हम अपनी जो है ना वो कुंडी उड़ा ही लेंगे, कहीं ना कहीं हम किसी बस के ऊपर चढ़ी जाएंगे। लेकिन मारवी मेमन साहिबा का एटलीस्ट काम नजर आ रहा है बीआईएसपी के हवाले से, वो नजर आता है। बीआईएसपी शुरू से काम कर रहा है, लेकिन मारवी मेमन साहिबा चाहती तो वो उसको उसी तरीके से छोड़ सकती थी जिस तरीके से बाकी वज़रा वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन मारवी मेमन साहिबा का एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूशन हम लोगों को नजर आता है कि वो डिफरेंट जगहों पर जाकर अवाम में घुल मिल जाती है। ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन वजारत पानी और बिजली की भी बात कर लेते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कम ही सुनने को मिला। उनसे पहले भी बड़े करप्शन के हवाले से सवालात किए गए, लेकिन उन सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि वजारत पानी और बिजली के एडिशनल सेक्रेटरी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? भट्टी साहब, मसला क्या हुआ है? क्या रीजन है कि एक सेक्रेटरी छोड़ना चाह रहे हैं और आप उसको छोड़ने नहीं दे रहे? अनिका, वजारत पानी और बिजली में वफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली के बाद प्रैक्टिकली जो बड़ी अहम पोजीशन होती है ना, जिसने ऑपरेशंस के अंदर रोल प्ले करना होता है, वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है पावर साइड पे। उमर रसूल साहब एडिशनल सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली हैं। 2.5 साल कबल वजारत पानी और बिजली में आए थे, ये लाहौर से आए थे। ये बड़ी दबंग शख्सियत के मालिक हैं। घुमन साहब भी इनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े दबंग तरीके से काम करते हैं। उनका काम का स्टाइल भी बड़ा अपना है। इन्होंने आके यहाँ पर काम किया और पिछले 2.5 साल के दौरान वजारत पानी और बिजली ने बहुत अहम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, नए एग्रीमेंट्स किए हैं, कोल के प्रोजेक्ट्स हों, विंड के हों, सोलर के हों, ट्रांसमिशन लाइन हो, तो ये अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे जरूर हैं। उन प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन के हवाले से बात हो, उनकी कंप्लीशन की बात हो, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रेगुलेटर्स ने या मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर एक आवाज बुलंद की गई कि यहाँ पर चीनी कंपनियों को या दीगर प्राइवेट कंपनियों को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसेंटिव दिया गया है। अब ये ऐसा मौका है हर गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़े स्कैंडल बनते हैं जब वो उनका टाइम कंप्लीट हो रहा है, एनर्जी सेक्टर्स के होते हैं। मुझे लगता है कि किसी साइड के ऊपर उमर रसूल साहब वो फिक्रमंद हैं,
جس کا پہلے وہ ہم سے اظہار کیا کرتے تھے کہ وہ اس وزارت کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، 6 ماہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وزارت سے وہ الگ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے ایک فارمل کوشش کیا ایسے 6 ماہ قبل کہ وہ یہاں سے کہیں اور موو کرنا چاہتے ہیں، پوسٹنگ کہیں سے کسی اور وزارت میں جانا چاہتے ہیں، تو عمر رسول صاحب کو کہا گیا کہ نہیں، آپ رکیے، آپ نے 2 سال اس سے پہلے آپ نے سرو کیا ہے، اب مشکل ٹائم ہے وزارت کے اوپر، اب جب پروجیکٹ ایک فائنل سٹیج میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اب جواب طلبی ہونی ہے، اب جب احتساب کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ یہاں سے کوئٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ مت رکیے۔ عمر رسول صاحب کا جو فکر ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ جب پھندا ڈلنے کا ٹائم آیا ہے گلے میں تو آپ نکل کر جا رہے ہیں تو مجھے روک لیا گیا ہے۔ عمر رسول صاحب کی ایک اور کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب یہ اس سے وزارت پانی و بجلی میں آنے سے پہلے لاہور میں تھے، ڈی جی ایل ڈی کے طور پر کام کر رہے تھے، تو یہ ان کی یہ بات ہے کہ کسی چیز پہ ڈٹ جائیں تو پھر اس سے ہٹتے نہیں پیچھے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے آپ کو پتا ہے کسی بات کو ٹیک اپ کرنا، سٹینڈ لینا کافی مشکل ہوتا ہے، تو عمر رسول صاحب جب ایل ڈی کے اندر تھے تو انہوں نے کچھ معاملات کے اوپر ان کا اختلاف ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ریکارڈ والے اور آگ والے مسئلے کے اوپر تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں، اس پہ نہیں ہوا، یہ کچھ اور پروجیکٹس ہیں جس کے اندر میٹرو کے معاملات ہیں، کچھ اور چیزیں تھیں، اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا اور پھر ان کو بڑا مشکل ٹائم دیکھنا پڑا لاہور کے اندر، یہ گھر بیٹھے رہے، مشکل سچویشن کو دیکھا اور اس کے بعد یہاں پر آئے۔ میں تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں، انیکا یہ واحد آفیسر ہیں، ڈی ایم جی آفیسر ہے، جب اسلام آباد آئے تھے ہاؤسنگ منسٹری ان کو دی گئی تھی، اور ہاؤسنگ منسٹری وہ بھی بڑی اچھی پوزیشن سمجھی جاتی ہے اسلام آباد کے اندر۔ اچھا، یہ ان چند آفیسرز میں سے ہیں جب آپ جس بھی ٹائم ان کے آفس جائیں ان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، تو میں نے پوچھا عمر صاحب آپ یہ دروازہ کیوں کھول کے رکھتے ہیں؟ ان کا کہا جب سے میں سول سروس میں نے جوائن کیا تو پہلے دن سے میرا یہ طریقہ کار ہے، میں جب بھی آفس میں ہوتا تو میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، تو کوئی بھی کوئی سائل جا کے ان سے ملنا چاہتا ہے، کوئی اپلیکینٹ ملنا چاہتا ہے، یا ویسے کوئی ہم جیسے لوگ میڈیا کے لوگوں سے آج کل آپ کو پتا ہے ہر گورنمنٹ آفیسر بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی ڈائریکٹرز بھی آئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ذرا میڈیا کے حضرات سے ذرا بالکل بڑے کھلے ڈولے بندے ہیں، بڑے طریقے سے۔ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب این ٹائم پر جس ٹائم پر کہا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھندا ڈالنے کا ٹائم آیا تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب کتنا دھیان دے رہے ہیں اپنی وزارت کے اوپر؟ نہیں، وہ خواجہ آصف صاحب کو آپ کو پتہ نا، وہ آج کل حکومتی وزراء کا تو ان کے سر پہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے پاناما۔ تو سارا کام ایڈیشنل سیکریٹری اور سیکریٹریز کے سر پہ ہے؟ ایڈیشنل سیکریٹری جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، ہی از اے ویری گڈ آنیسٹ آفیسر، اور میرے خیال میں ان کے کوئی اسکیلیٹن ان کی الماری میں انہوں نے کوئی نہیں چھپا کے رکھا ہوگا، کل کو اگر کسی موقع پہ ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، کوئی آڈٹ ہوتا ہے یا کہیں کسی لیول پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ ہونی ہے، کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اس کے آپ کو نندی پور کا ایشو چل رہا ہے، اس کے علاوہ آپ نے باقی انرجی سیکٹر کے اندر کافی زیادہ ادھر آپ کا جو نیلم جیلم پہ کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ کتنے پیسے لگے، اصل میں لگے بھی کہ نہیں لگے، انویسٹیگیشنز ہوں گی، آڈٹ ہوں گے، وہ تو عمر رسول صاحب تو جتنا آپ نے ٹینور سرو کیا ہوگا وہ تو آپ کو جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کیا کریں گے عمر رسول صاحب؟ دیکھیے عمر رسول صاحب کیا کریں گے، ان کو کہا گیا کہ آپ رکیے، جواب طلبی کا ٹائم ہے، آپ نے فیس کرنا ہے، وہ تو رک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے، جس چیز کے اوپر وہ سٹینڈ لیتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، فیس کرتے ہیں اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہو، لیکن ان کا ڈٹ جانا دوسرے لوگوں کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ اگر واقعی کچھ ایسے گڑبڑ وہاں موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں کوئی جواب طلبی ہونے جا رہی ہے تو باقی لوگ اپنی خیر ضرور منائیں، چونکہ عمر رسول صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، ان کی فائلیں بھی کھلی ہوتی ہیں، سب کچھ وہ تو سب کچھ فیس کرنے کو تیار ہے۔ باقی لوگوں کے لیے مسائل پیدا ضرور ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، منسٹر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیٹ منسٹر عابد شیر علی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی بڑے آئسکو میں معاملات رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل سیکٹری بھی ہو سکتے ہیں۔ آئسکو کی بات کر رہے ہیں تو ذرا اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی طرف بھی چلتے ہیں، اور افسران کی تقرریاں ہوتی ہیں، کبھی آؤٹ آف ٹرن ہو جاتی ہیں، کبھی غیر قانونی طور پر ہو جاتی ہیں، اور یہاں تقرریوں کی بات ہوئی صرف 1-2 افسران کی نہیں، 10-15 افسران کی بھی نہیں، 87 افسران ایسے ہیں جن کی تقرریوں کی بات ہوئی۔ اور سہیل صاحب ابھی آپ نے آئسکو کی بات کر دی ہے، ویسے ہی پانی و بجلی کا حال برا، ویسے ہی سپلائی کمپنیز ڈسکوز کا حال برا، تو یہاں غیر قانونی تقرریاں بھی ہو رہی ہیں، بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ انیکا گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کرپشن کے حوالے سے جب کویسچن کیا گیا تھا تو وہ کچھ خاموش تھے، اور ہم نے انہیں بتایا تھا کہ آپ ان اداروں کو دیکھ لیں، وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، جس کے اندر ایک سب سے بڑی کمپنی جو کہ اربوں روپے کا سالانہ کا بزنس کرتے جس کا نام ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، پیپلز پارٹی دور کے اندر یہ ماضی کے مختلف ادوار میں مختلف سرکاری دوروں میں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن آج تک کوئی کیس میں نے ایسا نہیں سنا کہ 87 افسران کو اپوائنٹ کیا گیا ہو، پورے کا پورا جو پروسیس ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، سب بھرتیاں غلط طریقے سے ہوئی ہوں، اور بھرتیوں کروانے کا جو پروسیس تھا جس کو ایگزیکیوٹ کروایا وہ آپ کا انتہائی قریبی عزیز ہو جس کو ڈیپوٹیشن پہ لایا گیا ہو انٹیلیجنس بیورو سے آئسکو کے اندر۔ جی میں اس پہ آتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آج سے 2.5 سال قبل آئسکو کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اپوائنٹمنٹس کا، 1.5 سال قبل، لیکن جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت نے وزارت سنبھالی
मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आई, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ारत पानी बिजली का लम्दाल मिला, इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक डायरेक्टर तारिक अहमद को, जिनका इंटेलिजेंस के अंदर जो जॉब करते थे, आप खुद अंदाजा लगाइए कि उनको एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के अंदर लाने का मकसद क्या था। डेपुटेशन पे लाया गया, एक दिन के अंदर उनके 2 नोटिफिकेशन हुए। पहला नोटिफिकेशन चीफ इंजीनियर का किया गया, HR के बंदे को चीफ इंजीनियर लगाने की कोशिश की गई, आइस्को से रिजेंटमेंट हुई, दोबारा नोटिफिकेशन हुआ उसी दिन, फिर इनको DG HR लगा दी गया और वहीं से कहानी शुरू हो गई। सिलसिला शुरू हुआ, DG HR ने ये सिलसिला शुरू किया, आइस्को के अंदर अपॉइंटमेंट्स होनी है। उन्होंने एक सियालकोट के एक दोस्त की कंपनी थी, रिसोर्स एक्सेस उसका नाम है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसने एडवर्टीजमेंट करनी है, 450 रुपए पर हेड लेने हैं। से लोगों को नौकरियां मिल गई हैं तो सोहेल आपको क्या एतराज है? नौकरी एक बंदे, हमारे लोगों को नौकरियां मिल गई हैं तो आप जिनको नौकरियां मिली, नहीं नौकरियां नहीं मिली, करोड़ों रुपए उनको जरूर मिले, ठीक है, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा के वो गए हैं। अब हुआ क्या, आपके इलाके की करप्शन पकड़ी, आइस्को के एक अब मुलाजिम ने जिनका नाम मंजूर काजमी है, उन्होंने नैब को दरखास्त दी, नैब ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, उसकी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, ड्यू टू सम रीजंस हम उसको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। उस दस्तावेज में जिसमें जो कि नैब की तहकीकात से मुतालिक है, नैब ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। उन तहकीकात के अंदर वो 87 अफसरान जिनका तकर्रुर किया गया था, उस सारे प्रोसेस को, जिस कंपनी को इस मकसद के लिए हायर किया गया, उसको जितने पैसे दिए गए वो कंपनी इसकी डिजर्व नहीं करती थी, पूरा प्रोसेस इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक हो गया, मुझे बताएं इस पे कुछ होगा कि नहीं? जी मैं बताता हूं, जब होने का टाइम आया तो यहाँ पे भी कोई कमजोर लोग तो नहीं बैठे हुए। DG HR जो तारिक महमूद साहब से, उनको जब ये एक्सपोज हो गया, सेक्रेटरी पानी बिजली ने भी इसको पहले एक्सपोज कर दिया था, ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा कवर देने की कोशिश की लेकिन ना दे पाए। जब उन्होंने देखा कि अब नैब इन्वॉल्व हो गए, तारिक महमूद साहब को IB में वापस भेज दिया गया है। यूसुफ अवान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उस वक्त, वो उनको यहाँ से फारिग कर दिया गया इसको से ज़ाहिरी तौर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ उनको वापडा टाउन जो कि आइस्को को टाउन है, वहां पे उसका चेयरमैन लगा दिया गया है, सरकारी गाड़ियां उनको दी गई है। अब नैब क्या कर रहे हैं, नैब क्या कर रहे हैं जी, नैब ने तहकीकात मुकम्मल की है। जब एक्शन का वक्त आया तो जो सबसे बड़ा तरीका होता है ना नैब के अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही तब्दील कर दें, ठीक है, आईओ को तब्दील कर दिया गया है, बात ही खत्म हो गई है। सोहेल बाकी तो सारी स्टोरी में तुम तो वो सारा जूस ही निकाल दिया कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आइस्को नैब के लिए और आइस्को दोनों के लिए एक गले का फंदा तैयार है। जब आपने एस्टैब्लिश कर दिया तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अक्सर बात कर दिया 150 केस नैब के पास पड़े हुए हैं, हुआ किसी ने कहते हैं ना होना कोई 150 से ज्यादा, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पलंदे के पलंदे ले आए थे, खाया कमाया वो नहीं। चलिए मुझे ये बता दें, ये 87 अफसरान जिनकी गैर कानूनी तौर पर तकरीरियां की गई, अब इन 87 अफसरान का क्या बना? इन 87 अफसरान को तो घर भेज दिया गया, इस्टेब्लिश हो गया ना कि इलीगल हैं, घर चले गए। वजारत पानी बिजली ने, पेपको ने अपनी भी इंक्वायरी की थी, इस्टेब्लिश हो गया कि 87 अफसरान को इलीगल आपने अपॉइंट किया। अब जिन्होंने अपॉइंट किया, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, उस कंपनी को दिलवाए जिसने ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से अवॉर्ड किया, जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की, जो इसके सारे जिम्मेदार थे, वो मजे कर रहे हैं अभी भी, और वो अभी भी मजे कर रहे हैं। जो इस टाइम के दौरान तनख्वाहें मिली इन सारे लोगों को, उसका क्या बनेगा? वो तो बेचारे गरीब लोग थे, तनख्वाहें अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा जी वो तो साथ ले जाएं। सवाल उठा रहे हैं आपके इलाके के लोग। नहीं मैं तो ये मिल गई है तो कुछ नहीं, खैर है, हमारे तनख्वाहें तो वापस नहीं ले रहे, लेकिन एग्जांपल बनानी चाहिए जिन्होंने खिलाफ कानून काम किया। सियालकोट में ना सारे वहाँ पे ख्वाजा आसिफ है, ना सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, सियालकोट में गरीब लोग भी हैं, किसी गरीब आदमी को नौकरी मिल गई, सारे पाकिस्तान में इसे नौकरी मिल गई, ठीक है, नौकरियां मिल अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से वहाँ पे फौज भर्ती कर लेते हैं, स्पेशल एडवाइजर्स की और तो इधर भी फौज भर्ती हो जाए तो क्या है ना, यही आर्गुमेंट है। पाकिस्तान स्टील मिल एक शख्स से फर्क पड़ता है, PIA को फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान स्टील मिल को फर्क पड़ रहा है, बाकी इदारों को फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा तो हुकूमती लोगों को नहीं पड़ रहा, जिनको पता है कि गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, तकर्रुरियां हो रही हैं, भर्तियां हो रही हैं और पोस्टिंग्स और जो है वो जिस तरीके से आगे लेकर जाया जा रहा है अफसरान को, वो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कानूनी तौर पर हुई या गैर कानूनी तौर पर हुई या फिर कवायद व ज़वाबित के खिलाफ हुई, ये तो हमें बताएगा ओगरा। किस चीज के बारे में? इस हवाले से कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पाकिस्तान में लाइसेंस दे दिए गए हैं। अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की मार्केटिंग करेंगी, लेकिन काफिर साहब मुझे बताइएगा कि 21 नई ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आती हैं, कवायद व ज़वाबित फॉलो किए जाते हैं नहीं? ओगरा हमें ऑलरेडी पता है वजारत के अंदर आ गया, शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली आया है लेकिन आ गया। अनिका, पहली स्टोरी के हवाले से लोग गलत ना समझे, फर्क पड़ना उस वक्त पड़ेगा जब ख्वाजा आसिफ साहब उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, उनको कि किसी लेवल पे नैब अपने ऑफिस में बुला के बिठा देगा कि हाँ हमें जवाब दे, उसके बाद आप जाएंगे। एनीवेज कमिंग टू दिस स्टोरी, अब ये फैक्ट हैं, हकायक हैं, ज़मीनी हकायक हैं
کہ پچھلے 70 سال کے اندر آپ کے ملک میں آپ نے 20 آئل کمپنی کو لائسنس دیے اور پچھلے 6 مہینے کے اندر آپ نے 21 کمپنی کو لائسنسز دے دیے. اس کی پالیٹکس سے تو ہم سہیل سے پوچھیں گے کیا, لیکن میں جو کچھ زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ اس پہ ان کے جو سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عمران غزنوی صاحب, یہ بھی بڑے زبردست آدمی ہیں, ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں, سنا ہے کہ بڑی زبردست تنخواہ کے اوپر. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک تو آئل کی سٹوریج اور آئل کی جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کے اندر آئل کے اندر کرائسس ہو گیا تھا, پیٹرول کی کمی ہو گئی, پہلی دفعہ ہوا تھا اور بڑی عجیب سچویشن ہو گئی تھی. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم نے نئے لائسنس دیے تاکہ ملک کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو ترسیل ہے وہ اچھے طریقے سے افیکٹولی رہے, اس میں کسی طرح کا مسئلہ نہ رہے. اسی جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ جو ملک کے اندر 21 دن کی مینڈیٹری ایک شرط ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس رہنی چاہیے ہر وقت کسی نہ کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹس کو میٹ کرنے کے لیے, تو کیا وہ ہے؟ اس پہ ان کا جواب ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ جو اتنی زیادہ آئل کمپنی کو 6 مہینے کے اندر لائسنس دے دیا, اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا واقعی یہ مقصد ہے کیا ملک کے اندر جو آئل مارکیٹنگ کا بزنس ہے یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ جو موومنٹ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے دور دراز علاقوں تک, اس کو بہتر کرنا ہے, یا پھر آپ نے اوگرا تو آپ نے نیچے کر لیا اور آپ کے پاس اب ٹائم رہ گیا تھوڑا سال بعد الیکشن ہے, آپ کو پتا ہے آخری سال ہوتا ہے جس میں جتنا مال جہاں سے ملتا ہے آپ لے لیں, کیونکہ آپ کو مال چاہیے اگلا الیکشن لڑنے کے لیے. جتنا زیادہ مال ہوگا پاکستان میں ابھی تک تو یہی ہے جو جتنا زیادہ پیسہ اپنی الیکشن کمپین پہ لگا لے گا. کیا وجوہات اس میں وہی تھوڑا سا ریلیونس یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا ہے. وہ ریفرنس کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے آخری دنوں کے اندر وہ درجنوں کے حساب سے یہ سی این جی کے لائسنسز اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الو کر دیا. لیکن ابھی آخری دن تو نہیں ہے نا, سال 1.5 سال پڑا ہے, سال 1.5 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے, یہاں تو اینڈ کے 10 دن کے اندر بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے. انہیں آگے پیسے کمائیں گے تو پھر الیکشن میں لگائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ یہ 21 کمپنیوں کو آپ نے لائسنس تو دے دیے, اوگرا کے انڈر آنے کے بعد یہ لائسنسز دیے جائیں تو پھر سوال اٹھتا ہے, یعنی یہ خبر تب آئے جب اوگرا آلریڈی منسٹری کے اندر آ جائے. کیا انہی کاموں کے لیے اوگرا یا ریگولیٹری اتھارٹیز کو منسٹری کے انڈر لیا گیا تھا؟ ریکا, یہ چیئرپرسن عظمیٰ عادل صاحبہ نے آ کر جو کہا ہے کہ ہم مسابقت کریٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق انہوں نے ایک یہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کام کیا ہے جس کو انہوں نے جو 21 لائسنس جاری کیے ہیں اس کو انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایک سکینڈل بنا لیے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو میں اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں کس طریقے سے. گھمن صاحب نے بتایا کہ 70 سال میں جو آپ اس سے ان 6 ماہ سے پہلے صرف 20 لائسنس تھے اور اب آپ نے 21 جاری کر دیے. یہ ایک اربوں روپے کا کام ہے, بڑا لکریٹو ہوتا ہے. اس کے اوپر کمپنیاں, میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کس طریقے سے پیسہ بناتی ہیں. جو بھی آپ لائسنس دیتے ہیں ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی کو, اس کے شرائط و ضوابط ہوتے ہیں کہ آپ نے مطلوبہ سٹوریج تعمیر کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے نئے پیٹرول پمپس بنانے ہیں. اوگرا نے ان 21 جو لائسنس اب جاری کیے اس سے پہلے, یعنی 6 ماہ پہلے جو 20 لائسنس تھے, ان 20 کمپنیوں میں سے بھی صرف 13 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں. ان 13 میں سے صرف 3 کے پاس مطلوبہ سٹوریج ہے کسی حد تک. اوگرا کے اوپر یہ قانون, باقی 10 کے پاس نہیں ہے, 10 کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا بحران پیدا ہوا. بحران یہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو بدترین پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہوئی تھی, اس وقت اوگرا نے نوٹس لیے تھے, عدالت دیکھ رہی تھی. اس وقت پتہ چلا کہ دھڑا دھڑ جو لائسنس ماضی میں بھی دیے جاتے رہے, چونکہ سٹوریج کے اوپر کمپنیوں کا اربوں روپے خرچ ہوتا ہے, وہ وہاں خرچ کرنے کے بجائے پہلے اربوں روپے کمانے کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے. پیٹرول پمپ لگایا, مختلف ذرائع سے انلیگل طریقے سے پیٹرول حاصل کرتی ہیں, وہاں پر بھیج دیتی ہیں. تو سہیل صاحب آپ اس کو دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں جو 6 مہینے سے پہلے, تو اس کو آپ کیا؟ اچھا, آپ یہ بتا دیجیے یہ انہوں نے کیا کیا. ادھر سے یہ لائسنس دیا عظمیٰ عادل صاحبہ نے, جس وجہ سے لائسنس دیا ان کو پتا, اور کچھ حد تک مجھے بھی پتا ہے. وہ ایس این جی پی ایل میں تھی, ان کے پیچھے اسٹرانگ لوگ تھے, حکومت کے خلاف, وزیراعظم کے خلاف. وزیراعظم کے احکامات ایل این جی کا ایگریمنٹ سائن کرنا تھا, انہوں نے کہا میں نہیں کرتی. پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے, اس وقت آپ ڈٹ گئیں. اب یہاں پر آپ آئی ہیں, چیئرپرسن کی ذمہ داری ملی ہے, وہاں سے آپ کو جو ڈائریکٹیوز مل رہی ہیں آپ دھڑا دھڑ پورے کیے جا رہی ہے. کنسیکوینسز سن لیجئے. ایک جانب نئے لائسنس جاری کی, جو پہلے سے جاری لائسنس تھے ان کے اوپر جب گزشتہ ماہ اوگرا نے جو 13 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان میں سے 13 کے اوپر پاکستان بھر کے اندر نئے پیٹرول پمپ قائم کرنے کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے, اس لیے کہ ان کے پاس مطلوبہ سٹوریج نہیں ہے. 3 کمپنیاں پی ایس او شیل اور ٹوٹل پارکو کو سندھ کے علاوہ پورے ملک کے اندر نیا پمپ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور باقی تمام کمپنیاں جو 10 ہیں پورے ملک کے اندر جب تک مطلوبہ سٹوریج تعمیر نہیں کرتی اس وقت نیا پمپ نہیں لگا سکتی. نیا لائسنس جاری کرنا اٹ سیلف ایک بڑا اسکینڈل ہے جو آنے والے دنوں میں مشکل بنے گا. تاکہ ملک کے اندر ریگولیشن بہتر ہونی. ٹھیک ہے, ہم جو بریک کی طرف جانے, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے.
बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रेगुलेटरी की, तो रेगुलेटरी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी चाहिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा डीरेगुलराइजेशन चल रही है, सबसे ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाने पर है, पुल बनाने पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर, जो किसी भी तरीके से बुरा नहीं, लेकिन हेल्थ पर भी होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये राइट मिल नहीं रहा। अब बाकी सबको छोड़िए, बाकी इलाकों को छोड़िए, वो तो इस तसव्वुर किया जाता है कि शायद जो हुकूमती हल्के हैं वो वहां गए भी ना हो, लेकिन अपने इलाके के अंदर तो कम से कम मसले मसाइल ना हो। लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा ही चल रहा है, और लोधड़ा का एक अस्पताल है, किसके अंडर आता है और क्या मसला है? ये लोधरन का हॉस्पिटल है, सेक्रेटरी हेल्थ हैं जो अली जान मलज़ई उनके एरिया में फॉल करता है। अगर पंजाब के अंदर साउथ हमारे सोहेल भट्टी साहब के एरिया से, साउथ से ये एरिया है, वहाँ पे है। वो अक्सर आजकल हम सुन रहे हैं ना टेलीविजन शोज़ में भी, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं कि ये हैं वो वसाइल जिससे हमने प्रॉपर्टीज़ खरीदी। तो मैं तो यही यहाँ पे अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब आला है, ये हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ जिनको आपको देखना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डिस्ट्रिक्ट लोधरा गए थे जब वहाँ पे इलेक्शन था। वो सदीक बलोच उनका पार्टी के कैंडिडेट, जिनको जहांगीर तरीन ये एग्जैक्टली 2.5 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था। वो बार बार जहांगीर तरीन साहब वो आके नेशनल असेंबली में इल्तिजा करते हैं कि जी हमारा वो जो पैकेज अनाउंस किया था प्लीज हमें दे दें, लेकिन अब तो वहाँ जहांगीर खान तरीन साहब जीत गए ना। अगर आप इस ये जो फुटेज अगर आप देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि ये क्या ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ये पंजाब है, ये पंजाब स्पीड का पंजाब है, जो कि वहाँ पे अक्सर बात होती है कि वो वहाँ पे तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। वहाँ पे ओवरनाइट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ग्रेटर पार्क लाहौर में बनना है तो कोई मसला नहीं है, शहर के अंदर मेट्रो बननी है मुल्तान में तो कोई मसला नहीं, विद नो टाइम। ये तरजीहात हैं। कल जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब हैदराबाद एक्सप्रेस वे का वहाँ पे इनॉग्रेशन करने गए, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने सवाल किए, बाहिर तो नहीं किया, लेकिन बात यही आ जाती है। उसके सिंध के एक मिनिस्टर ट्रांसपोर्टेशन है, उन्होंने भी सवाल किया कि अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी आपने इसका आप फीता काटने आगे, तो आपकी तरजीहात क्या हैं? तरजीहात ये हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो चमकते दमकते प्रोजेक्ट, चमकती दमकती बसें, आप उनका इनॉग्रेशन आप करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट का आप इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको देखना की जरूरत है तो ये चीजें वो देखने की जरूरत है जिससे आम लोगों की जिंदगी सफर हो रही है। आपने देखना है कि एक गरीब लोगों की जो हेल्थ के मसले मसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर बड़े सीरियस हैं। चमकते दमकते अवाम अच्छे नहीं लगते, आपको चमकते दमकते लोग नहीं अच्छे लगते। जब हेल्थ डिपार्टमेंट बेहतर हो गए, जो खंडरात हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पता नहीं किस फिरौन के जमाने की कोई चीज है, और अब जाके हम लोगों ने कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोई चीज डिस्कवर की है। ये तो कुछ ऐसे मंजर पेश कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है अस्पताल बनाना, वादे भी किए गए 50 अस्पतालों के। बिल्कुल ऐसा, वो तो वादों के हद तक जाएगा ना। मैंने बताया कि उनका प्लान क्या है, वो पोलिटिकल स्टंट था, आपने किया, उसके बाद खामोशी है। अस्पतालों का मसला मुल्क भर के साथ जनूबी पंजाब के अंदर भी इसकी बहुत बुरी सूरत हाल है अस्पतालों की। लेकिन अगर वज़ीर आज़म तवज्जो नहीं दे रहे, वज़ीर आला पंजाब तवज्जो नहीं दे रही, इस खबर के अंदर जो घुमन साहब ने बताई, सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है और जो बेहिसी की इंतहा है कि ये इलाका है सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान मलज़ई का अपना गाँव। ये खुद भी लैंडलॉर्ड लोग हैं और आप खुद सेक्रेटरी हेल्थ हैं। अब आपको वज़ीर आला पंजाब ने तो नहीं रोका कि एक अस्पताल जो आपके अपने इलाके में है उसके ऊपर सिर्फ तवज्जो दे दीजिए, और ये मकामी अस्पताल है, आप उसके ऊपर फंड्स उसको ना दें, जो मौजूद है, जो उसके लिए एलोकेशन है वो करवा के उसको तो लोगों के लिए खुदारा इफेक्टिव कर दें। अब वजह क्या है, क्यों नहीं करेंगे? जो अगर अली जान मलज़ई साहब के बच्चों को या उनके खानदान के लोगों को इस अस्पताल की जरूरत होती ना, तो ये आज बहुत अच्छे तरीके से ये अस्पताल चल रहा होता। ये खुद अली जान मलज़ई हैं, ये खुद और इनकी पूरी फैमिली लाहौर में सेटल्ड हैं, इनको तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, परवाह नहीं है। लेकिन अगर बाकी सूबों के अंदर भी तो जनूबी पंजाब के जिला में बुरी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे जो अफसोसनाक बात है, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का इलाका है। यानी मैं तो वही कह रही हूं ना कि थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। समझ आती है कि शायद हुकूमत का कोई शख्स गया नहीं यहाँ, तो वो खुद जाते हैं, उनका अपना हल्का, उनकी ज़मीन है। स्टोरी की थी ना कि आपने कोई 50 स्टेट ऑफ द जो 8 हॉस्पिटल पूरे मुल्क के अंदर बनाने का अनाउंस किया हुआ है। हाँ, जिसपे अरबों रुपए भी आप मुख्तसर करने का प्लान कर लिया या करने जा रहे हैं। ये वो ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो इनकम्प्लीट मौजूद है, इनको बस आपने ऑपरेशनलाइज करना है, वहाँ पे स्टाफ पोस्ट करना है, नई चीज बनती है, थोड़ी सी मॉनिटरिंग बेहतर करनी है खावर साहब, और तख्ती लगती है तो वो चीज इलेक्शन में काम आती है। क्या पुराने अस्पतालों के ऊपर दोबारा से तख्ती लगाएंगे? ये
कुछ प्लान तो बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ प्लान बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये इलेक्शन के दिन करीब आएंगे आप देखेंगे स्पेशल पहली तख्ती जो लगनी है ना वो रावलपिंडी में लगेगी, जिसके ऊपर हमने स्टोरी भी की थी। एग्जैक्टली गुज़श्ता साल अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-ए-सदारत इजलास के अंदर ये मामला टेकअप हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने उस अगस्त 2016 में हिदायत की थी कि रावलपिंडी के इस हॉस्पिटल को जो गायनोकोलॉजिस्ट के लिए बनना था, गायनोकोलॉजिस्ट की सहूलियात के लिए आवाम को, वो नहीं बना। इफेक्टिव उसको ऑपरेशनल करने की हिदायत की गई थी। हमने पिछले महीने में उसके ऊपर स्टोरी की, कुछ काम नहीं उसके ऊपर। इलेक्शन करीब आएगा, नई तख्तियां लगेंगी, इसके ऊपर भी तख्तियां लगेंगी। नए अस्पताल जो सूबों में बनने हैं ना वो बनने कोई नहीं, शामिल नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, तख्ती लगाने का क्या सवाल है? आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो जी हम आपको अच्छी गवर्नेंस देंगे, मेरा और आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये अपने घर से पैसा लाके ये हॉस्पिटल बनाते हैं, वहां पे तख्ती लगाते हैं? लगा ले तख्ती से भी मसला नहीं, सहूलत तो दे दे। चले वो भी तख्ती लगा ले, लेकिन मैं तो तख्ती लगाने के भी खिलाफ हूं कि ये खुदा का खौफ करें, आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बना रहे या अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे। हाँ, अगर आप अपने घर से पैसा लगा के कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल बना रहे, लाहौर में आपने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया, अच्छी बात है, आपने फैमिली का पैसा लगाया, जरूर बनाए। इसी तरह और भी बहुत सारे पाकिस्तान के फैमिलीज हैं, उन्होंने इस तरह के हॉस्पिटल बनाए हुए, अपनी तख्तियां लगाएं। लेकिन ये काम है गवर्नमेंट बाहसियत, गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको टैक्स देते हैं, दिन रात टैक्स देते हैं, माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं तो उस पे भी हम आपको सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं। तो इसके बदले में हमें हमारी सवाम को, सब लोगों को सेहत और सेहत और उसकी तालीम की सहूलतें हमें चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हम आपका सवाल उठाते रहेंगे। ठीक है, वज़ीर आला साहब ने, खादिम आला साहब ने, शहबाज शरीफ साहब अक्सर औकात दौरा करते हैं अस्पतालों का, और अस्पतालों का दौरा करने के बाद जब अद्वियात की किल्लत होती है, प्रॉपर सहूलियात नहीं होती है, अभी पिछले दिनों में वो दौरे कर रहे थे, उससे पहले भी वो अक्सर औकात करते रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि जरा लोधड़ा में सेक्रेटरी हेल्थ के अपने इलाके के अंदर भी जाकर एक दौरा करिए और ये खंडरात का मंजर मुलाहिजा करिए, और उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ साहब से पूछिए कि आपके इलाके का ये हाल है तो चिराग तले अंधेरा होगा। आगे आने वाले वक्तों के अंदर बाकी इलाकों के अंदर किस तरीके से चीजों को आपको वोट दिया है, कई बार वोट दिया है, खुदारा इसकी तरफ जरा नजरसानी करें। लेकिन नजर डालने की जरूरत इस चीज पे भी है कि मुसाफिरों का सामान आखिर जा किधर रहा है। कभी सामान उस कंट्री में या उस शहर में नहीं पहुंचता, किसी और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, तो कभी सामान वैसे ही चोरी हो जाता है, कभी बंद बैग के अंदर से भी चीजें चोरी हो जाया करती हैं। हो क्या रहा है? सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस तो ले लिया। अनिका देखिए, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर बदकिस्मती से जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी वापस आते हैं, खुसूसन पाकिस्तानियों के साथ ये सिलसिला किया जाता है कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह है तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो मुख्तलिफ एयरलाइंस का अमला है, उन्होंने एक पूरा ना गैंग बनाया हुआ है। एक वीडियो भी मैंने देखी, अगर आने वाले दिनों में शायद हम अपने प्रोग्राम में चलाएंगे, वैसे कि किस तरीके के साथ जब जहाज से सामान को ऑफलोड करते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा एक गैंग बना हुआ, जैसे मैंने बताया। वो जिप खोलते हैं और लोगों के सामान से जेवरात होते हैं, नकदी होती है और कीमती अशिया होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। और अजीब बात ये सोहेल साहब के ताला तोड़े बगैर ये खोली जा सकती है। एग्जैक्टली, उस बड़ा तरीका है, फन है ना उनके पास, ताला भी लगा होगा, जिप को ऐसे पेन डाल के खोल देते हैं। एग्जैक्टली, पेन उन्होंने एक ट्रेनिंग हासिल की है जिप खोलने की। तमाम एयरपोर्ट्स के जो मुल्हिका थाने होते हैं वहां पे कई FIR दर्ज हुई हैं। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जाएं, यहाँ पर आए रोज वाकयात होते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। स्पेशल मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब से जो लोग लौटते हैं वापस, उनके बैगों को खुसूसन प्लान किया जाता है कि ये फ्लाइट सऊदी अरब से आ रही है, मिडल ईस्ट से आ रही है, तो इसके सामान को खोलना है। वहां से सामान चोरी कर लिया जाता है, उसके बाद फिर FIR होती है, तहकीकात होती हैं, और बहुत मुश्किल से जाकर लोगों को सामान मिलता है। सिविल एविएशन ने अब फाइनली मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हुई, वफाकी मौसम के अंदर भी लोग गए, उनको डायरेक्टिव इशू हुए। अब सिविल एविएशन ने नोटिस लेते हुए तमाम एयरलाइंस को हिदायत की हैं कि जो मुसाफिरों के सामान चोरी कर लिया जाता है, डिले हो जाता है और किसी और डेस्टिनेशन पे मुंतकिल कर लिया जाता है, उसका अजाला करें और उसके साथ साथ एक सिस्टम बनाएं कि इस प्रैक्टिस का खात्मा हो सके। एक मैं आपको वाकया सुनाता चलूँ। एक मरतबा खुद मैं बैरून मुल्क जब पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, तो हम सामान हासिल करने के लिए रुके हुए थे। गुमा साहब, आपने एयरपोर्ट के ऊपर देखो, जब सामान वहां से बाहर आता है तो प्लास्टिक के आगे कवर्स लगे हुए हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो देख रहे हैं सामान मेरा नहीं आया, तो जैसे वहां पे ट्रॉली से सामान पीछे उतरा, एयरपोर्ट की जहाज से ऑफलोड हो चुका है सामान, और उस सर्कल में उन्होंने इन करना है जहां से लोग अपना बैग कैरी करते हैं। तो एक साहब जिनका बैग था, उसने देखा कि एक वो जो एयरलाइन का जो अमला था, एक सेकंड के अंदर उसने जिप खोली, अंदर हाथ डाला और कुछ निकालने खुद देखी, और उन्होंने वहीं पे शोर डाल दिया। मैं भी उनके साथ मौजूद था। आप सुनकर हैरान होंगे, उस वक्त स्टाफ उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आप चुप कर दीजिए, अभी हम आपको सामान लेके देते हैं। वो गए, उनको सामान ले जाए, उनको कहा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। अच्छा, वो बेचारे शुक्र अदा करके चले गए। ये हालत है बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। चलिए, ये तो एक एयरपोर्ट की हालत है, इसी तरीके से होता रहता है। और
عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اذیت اٹھانی پڑتی ہے, فارنرز آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچ نہیں پاتا, پراپر ڈیسٹینیشن پر. خاور صاحب, یہ انکوائری کوئی پھل لے پائے گی, کوئی فروٹ نکلے گا؟ جس ملک کے اندر ابھی کل آپ نے دیکھا دریائے راوی کے اندر 10 لوگ ڈوب کے مر گئے. آپ دریائے راوی کہاں پہ؟ لاہور کے بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ ایک نہیں ہر روز اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر دن دہاڑے کا صبح ارلی ان دی مارننگ پولیس والے روکا, بندہ رکا نہیں, آپ نے گولی مار دی. وہاں پہ جہاں ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کل ایک حادثہ ہوا, ہم نے پچھلے دنوں سٹوری بھی کی تھی, ایک بس کا حادثہ ہوا ہے بچوں کی اسکول جانے والی ٹرین کا, اس کے ساتھ وین کے ساتھ ہوا, کیا 6 کے 8 بچوں کی جانیں ضائع ہوگی. ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت نہیں. آپ بات کر رہے ہیں اپنے سامان کو, سامان چلو کم از کم تھوڑا بہت آپ کو مل تو جاتا ہے نا. میرا سوال آپ سے سہیل جو میں اکثر پوچھتا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی کس کے انڈر آتی ہے؟ آپ کو پتا یہ پہلے ڈیفنس منسٹری کے انڈر تھی اور وہاں پہ قدرے کچھ اس کے معاملات بہتر چلتے تھے. جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے وہاں سے اٹھائی اور ڈالی انڈر کیبنٹ ڈویژن. کیا سول ایویشن اتھارٹی نے وہ کراچی والے معاملے کے اچھا سنیں تو صحیح نا, سول ایویشن اب شجاعت عظیم صاحب تھے. شجاعت عظیم صاحب کی آپ کو پتا ہے ان کی اپنی کمپنی تمام ایئرپورٹس پہ پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ ساری جو یہ بیگیج ہینڈلنگ کون کرتا ہے, یہ وہ کمپنی کرتی ہے, آپ کو پتا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا سیریس ایشو ہے, پر مسئلہ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ ہماری جو دیوالیہ پن ہے یہ صرف ایک سیکٹر نہیں ہے, ہر سیکٹر میں ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں. اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, سی سی ٹی وی کیمروں میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ چوری میں ملوث ہے, یہ بندہ سامان بیگ سے چرا رہا ہے, یہ بندہ حفاظتی اقدامات کی وائلیشن کر رہا ہے, جب آپ ایکشن لینا شروع کریں گے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نا. جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے تو سوال پھر یوں اٹھے گا. لاہور ماڈل ٹاؤن واقعہ ہوتا ہے, 14 لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں, سارا دن سارے میڈیا نے براڈ کاسٹ کیا. کیا ہوا ایک طرف اگر ایکشن نہیں ہو رہا تو دوسری طرف بھی ایکشن کو انکریج نہ کیا جائے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی قیمت نہیں ہے, وہاں پہ سامان تو تھوڑا بہت انسانی جانیں تمام جگہ پر پوری دنیا میں جاتی ہیں, ہر جگہ پر کرائم ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں. یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. جو فارنرز آتے ہیں, جو باہر سے لوگ آتے ہیں, انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں, اور پاکستانی آتے ہیں, بڑے مزدور آتے ہیں مڈل ایسٹ وہاں بیچارے مزدوری جاب کر کے آتے ہیں, پیسہ خون پسینے کے کمائی سے پیسہ لے کے آتے ہیں. ایشو ہے, اس کو بالکل انڈرمائن نہیں کر رہا, یہ ایشو ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ملک جہاں پہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اس کی طرف آپ کے جو حکمران ہیں ان کی توجہ نہیں جاتی. وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ایشو تو وہ کہتے کیا ہے, آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے دن کسی سے گپ شپ ہو رہی تھی کہ جی آپ یہ کیوں نہیں اس طرح یہ والا ایشو ہے آپ والا, کہ آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹریول کون کرتا ہے, کوئی غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں, امیر لوگ اگر امیروں کے ساتھ تھوڑا بہت آگا پیچھے ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اچھا آرگومنٹ ہے, سمجھ ٹھیک ہے, چلیں اچھا آرگومنٹ ہے, اسی اچھے آرگومنٹ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. لیکن ایک احتیاطی تدبیر ضرور ہو سکتی ہے کہ اپنا سامان جو ہے ہینڈ کیری میں رکھیں, جو قیمتی سامان ہے جس کو چوری ہونے کا ڈر بھی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اسکیننگ ہوتے ہوئے سب پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے سامان کے اندر ہے کیا. لیکن منمانیوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ہر جگہ پر منمانی چل رہی ہے, اور منمانی ایک اور جگہ پر چل رہی ہے, وہ ہے بینکوں کی. کمرشل بینکس کی منمانیاں عروج پر پہنچ رہی ہیں, اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہے تو صحیح اسٹیٹ بینک ہے, تو پھر کیا انٹرسٹ ریٹ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ یہ انیکا نیشنل اسمبلی کے اندر یہ فیکٹس اینڈ فگر پریزنٹ کیے گئے ہیں کل. اس کے مطابق آج کل پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے کم جو ہے انٹرسٹ شرح سود چل رہی ہے, وہ ہے 5.75%, کوئی 0.6%. اور اس ٹائم جب دیکھتے ہیں کہ کمرشل بینکس کے اندر اوور آل ایوریج کیا ہے, وہ ہے اراؤنڈ 30%. آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایک انسان کسی شخص کو قرضہ لینا ہے, آپ کے اندر جو آپ کے اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس کو قرضہ 6% پہ اوسط ملے انٹرسٹ پہ, لیکن جب قرضہ لینے جاتا ہے تو اس کو اوسطاً جو ہے 30% تک انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. منمانی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ تو فیکٹس اینڈ فگر پریزنٹ کر دیتا ہے. اس میں کمرشل بینک جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ بھی اسی حساب سے پیسے کما رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ماشاءاللہ جو پبلک سیکٹر کام ہے جن میں فرسٹ وومن بینک ہیں وہ تقریباً کو 19% کا وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے دن سٹوری بھی کی تھی, زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان, یہ کوئی 14 انہوں نے فارمرز کو دینا ہوتا ہے قرضہ. ایگزیکٹلی یہ 14%, یہ تو آن دا ریکارڈ مان رہے ہیں, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ وہ جب ایونچولی پے ہوتے ہیں, فارمرز پے کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ پے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی جو پرائیویٹ بینک کا, تو آپ پرائیویٹ بینک والوں تو آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم پرائیویٹ اینٹی ہیں, اگر ہم سے کسی نے وہ فیسلٹی لینی ہے, لیکن
स्टेट बैंक का आजाद पाकिस्तान नहीं है, मादर आजाद आजाद नहीं है। नहीं स्टेट है। बैंक का पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर, उनका ये स्टेट बैंक का ये फर्ज बनता है कि ये अपने ये इंप्लीमेंट करवाए। ठीक है। सवाल सुहेल से आप भी पूछे, मैं भी पूछता हूँ कि स्टेट बैंक, ये हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ये क्यों इतनी ट्रुथलेस, क्यों इतनी स्पाइनलेस हो जाती हैं? अच्छा। क्यों अपना ये और रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवा बैंकों पाती? के कई केसेस अदालतों में चल रहे होते हैं, लोग इसी वजह से जाते हैं कि जितना वादा किया गया था लोन के टाइम पर शरह लेने का, उससे कई ज्यादा बढ़ता चला गया और फिर एक शख्स कर्जे के तले इतना दब गया कि एट द एंड उसके पास कोई चारा नहीं रहा कि या तो वो मॉर्गेज की हुई चीज को बेचते या कुछ और इस तरह का। तो ये कब तक चलेगा, कब तक स्टेट बैंक का बिल्कुल यही वजह होती है। जो 29% की बात की ना, ये पहुंचता इसी तरीके से है। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। 2 माह कबल मुझे एक बैंक से बैंकिंग नुमाइंदे ने कॉल की कि हम आपको कर्ज देना चाहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बहुत लोएस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट, आप जल्दी से इसको सिक्योर कर लें, 1 माह बाद ये डील क्लोज हो जाएगी। मैंने उससे कहा जी बताइए। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स, बड़े ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट था, 20 से 25 सफ़ात का। जब जितने भी लोग कर्ज ले रहे होते हैं ना, वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते नहीं है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होती है, ब्रीक ब्रीक लिखा होता है। लोग कहते हैं ये जो नुमाइंदा बता रहा है इसी के मुताबिक डील कर लेते हैं, बड़ा अच्छा है। जब आप उसको पे ऑफ करते हैं, जब इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, तो एंड पे जाके आपको पता लगता है कि मैं कहां फंस गया हूं। वो जितना कर्ज लिया था उससे इतना ज्यादा मुझे उसके ऊपर मार्कअप अदा करना पड़ रहा है कि ये तो बड़ा मसला बन गया। वहां पे जाके ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जब मैंने उनसे 20-25 सफात के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की, चूंकि कुछ चीजें मेरे नॉलेज में थी, पता चला जो 6% की वो बात कर रहे हैं, वो मुझे भी कोई 19% में जाके मुझे वो पड़ रहा था। तो मैंने तो उसे रिफ्यूज कर दिया। लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जाता है बैंक्स के। लेकिन आप इकोनॉमी की बीच को करते रहे हैं, हर कोई इकोनॉमी को समझता नहीं है। क्या तरीका कार होना चाहिए? क्या ये गलत बयानी नहीं है बैंकों की तरफ से? गलत बयानी है, और उसके बैंकों की तरफ से गलत बयानी है। सबसे बड़ा काम है इसके ऊपर एक्शन लेना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लीनियंट बिहेवियर की वजह से ही इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। सिंपल सा तरीका कार ये है, जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तमाम जो वेबसाइट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, उर्दू में होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश और फिर टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर लोग समझ नहीं पाते। जो उनका मैनुअल होता है ना लोन का, वो आसान उर्दू के अंदर होना चाहिए, ताकि एक आराम शहरी अगर लोन हासिल करना चाहता है तो उसको पता हो कि मेरे साथ होने क्या जा रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसी किसी भी वायलेशंस के ऊपर जहां पे बैंक ऐसा काम कर रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कौन है, उनके डिप्टी गवर्नर कौन है? और डार साहब के साथ उनके पुराने जो रस्म और रवाबत है 90s से ऑनवर्ड, और ये और हुकूमती फैमिली के बिजनेसेस के साथ भी उनको बड़े उन्होंने किसी लेवल पे फैसिलिटेट किया हुआ है। तो इन लोगों का काम, जो आजकल जो काम होना चाहिए वो काम नहीं करते। इनका काम एक ही है कि गवर्नमेंट ने जो कहना है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन चाहिए। इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह अभी हमने बात की कि ओगरा ने आराम से, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इतने लाइसेंस इशू कर दे, उन्होंने आराम से कर दिए। यहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो काम है करने वाला, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन आजकल वो यही है कि कोशिश उनकी यही है कि गवर्नमेंट को जिस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए वो करें। अगर ये फेयर तरीके से लोएस्ट रेट के ऊपर लोगों को कर्ज देना शुरू कर दें, आसान तरीके से बताएं, इतने ज्यादा लोग छोटे छोटे कारोबार के लिए कर्ज लेंगे कि फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है, वक्त खत्म होता जा रहा है, हो जाएगी, लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। चलिए बैंक की बात कर रहे हैं, जरा वर्ल्ड बैंक की तरफ भी चलते हैं। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई और पाकिस्तान के बारे में है, और 1996 से 2002 यानी 1996 से 2002 तक की ये रिपोर्ट है, और सियासी अकरबा परवरी के हवाले से है कि जो जितना सियासतदानों या सियासी जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल तबका है, उससे करीब होंगे, उनको उतना ज्यादा फायदा दिया जाता है। जनरली हम भी यही कहते हैं, अवाम के हवाले से भी यही तासुर है। लेकिन खाबर साहब, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो एक तरह से ठप्पा हो गया इस बात पे। अनिका, ये तो किसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका रिपोर्ट का उन्होंने ये उसमें बताया ये है कि आपको जो बैंक कर्जा देते हैं, 45% कर्जा ज्यादा उन लोगों को मिलता है जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, और उसमें से जिन लोगों को कर्जा मिलता है उसमें से 50% ये जो वेल कनेक्टेड लोग हैं, वेल कनेक्टेड फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो 50% लोग हैं वो माफ करवा लेते हैं। उसमें जो कहते हैं कि चशम कुशा किस्म का जो फैक्ट है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर इस चीज को टाइमली या उस वक्त रोका जाता, ये जो गलती हो रही है, तो आपकी जो मुल्क की ओवरऑल पैदावार है उसमें कोई तकरीबन 2% तक इजाफा हो सकता है। 2% इजाफे का जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये सजेस्ट किया है कि आपको जो गवर्नेंस का तरीकाकार है उसको बेहतर करना पड़ेगा। आपको आम लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, निचले लेवल पे जाना पड़ेगा। चलिए, किस किस का नाम लीजिए कि तकरीबन हर खानदान के अंदर से कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसने इस तरह से कर्जा लिया और कर्जा माफ करवाया। और यहाँ कर्जा माफ कराना एक बड़ी नॉर्मल चीज है। हमारा अकाउंटेबिलिटी का इदारा इस चीज को एक तरह से इनकरेज करता है। वो प्ली बार्गेन वाला मसला, तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं जबकि टॉप मैनेजमेंट इस काम में मुलव्वस है? तो
अनिका, ये इसकी वर्ल्ड बैंक की इतनी इफेक्टिव रिपोर्ट है, आई ओपनिंग रिपोर्ट है गवर्नमेंट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो बेहतर डिलीवर करे और आने वाले इलेक्शन में आवाम से उससे ज्यादा दोबारा उनको इक़्तिदार मिले। अगर वो ये जो उन्होंने जिस अरसे का जिक्र किया है, अगर इस अरसे के दौरान अभी यही प्रैक्टिस यकीनन जारी होगी, अगर आपने ये कर्जा अगर आपने फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो आपकी समाजी तरक्की के अंदर इतनी बड़ी चेंज मिलनी थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट की गई, जो तफरीक अपनाई उस वक्त की हुकूमतों ने, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि इसका आपका समाजी तरक्की के ऊपर भी असर हुआ है, लोगों की तफरीक ज्यादा बढ़ी है। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक की उसकी वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जो 2 रोज कबल मुस्लिम लीग नून के एमएनए राना मोहम्मद हियात ने जो मामला उठाया था कौमी असम्बली के अंदर कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, उस बात की भी रिफ्लेक्शन है। छोटे लोगों को आप कर्ज नहीं देते, अभी भी वही प्रैक्टिस जारी है। 1996 से 2002 के दौरान अभी तक हमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। अगर कर्ज लोग अभी भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मिल भी जाए तो कर्ज का हाल हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था कि बैंकों की शरह सूद इतनी ज्यादा होती है कि अगर कर्ज लेने के बाद कर्जे तले ना दबा रहे कोई शख्स तो नाम बदल दीजिए बाकी लोगों का। लेकिन ये कि कर्जा लेकर बचना बड़ा मुश्किल है इस मुल्क के अंदर, सिवाय अगर आप सियासी तबके के करीब हैं। लेकिन जहाँ नेगेटिविटीज हैं वहाँ पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटीज भी बढ़ रही हैं। वहाँ टेररिज्म को हम जो है वो एक तरह से कर्ब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसके खात्मे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो यहाँ वो श्रीलंका की टीम के बाद के ऊपर अटैक के बाद एक तरह से बंद हो गया था, वो एक दफ़ा अपने वापस आ रहा है। और क्रिकेट की टीम भी एक आई, उसके बाद फिर अब डेविस कप भी एक ताज़ा हवा का झोंका है। नॉट जस्ट दैट, वो मालम जब्बा के अंदर स्कीइंग कंपटीशन भी हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, वो भी एक ताज़ा हवा का झोंका। अभी इसी तरह की चीज़ें अगर बढ़ती चली जाए तो हमारा टूरिज्म भी फरोग देगा और डेफिनेटली एक इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।